हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा जूठन के भाग 3 पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने जूठन कहानी के भाग 1 और भाग 2 दोनों पर चर्चा कर ली है। और भाग 1 में यानी भाग 1 में हमने पढ़ा है वाल्मीकि जी के स्कूल जीवन के बारे में कि किस तरह से उनके स्कूल में हेड मास्टर कालीराम जी वाल्मीकि जी के साथ दुर्व्यवहार करते थे। उन्हें पढ़ने देने की बजाय स्कूल का काम करवाया करते थे, स्कूल की साफ सफाई करवाया करते थे। और दूसरे भाग में हमने पढ़ा वाल्मीकि जी की पारिवारिक स्थिति के बारे में कि उनके परिवार में कितने सारे सदस्य थे, सभी सदस्य मिलजुल कर कैसे दूसरों के घरों में काम किया करते थे और उस काम के बदले में उन्हें मिलती थी तो सिर्फ कुछ अनाज और जूठन। आज हम कहानी के भाग 3 पर चर्चा करेंगे, जिसमें वाल्मीकि जी ने अपने जो ग्राम में रहते थे वो उस ग्राम में चूहड़ों का एक अलग ही मोहल्ला हुआ करता था और चूहड़ों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता था और चूहड़ों के लिए क्या काम होता था, किस तरह के कार्य करवाए जाते थे चूहड़ों से, यही दर्शाया है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने इस कहानी के भाग 3 में। तो चलिए हम फटाफट से भाग 3 कहानी को शुरू करते हैं। उन दिनों मैं 9वीं कक्षा में था। घर की आर्थिक हालत कमजोर थी। एक एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटना पड़ता था। उस समय वाल्मीकि जी 9वीं कक्षा में थे। उस समय की ये बात बता रहे हैं कि किस तरह से वाल्मीकि जी की आर्थिक स्थिति, वाल्मीकि जी की परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। एक एक पैसे के लिए उनके परिवार को दिन रात मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी। मेरे पास पाठ्य पुस्तकें हमेशा कम रहती थी। दोस्तों से मांग कर काम चलाना पड़ता था। उस समय उनके पास पाठ्य पुस्तकें, स्कूल की किताबें भी बहुत कम थी। उन्हें दोस्तों से, अपने मित्रों से मांग कर ही किताबें पढ़नी पड़ती थी और काम चलाना पड़ता था। जैसे तैसे अपने दोस्तों से किताबें मांगकर स्कूल का कार्य पूरा करते थे और अपने एग्ज़ाम में भी जैसे तैसे वो स्कूल के दोस्तों से किताबें मांगकर पढ़ा करते थे। कपड़ों की भी वही स्थिति थी, जो मिल गया वही पहन लिया। बता रहे हैं कि कपड़ों की भी वही स्थिति थी। जिस तरह से मेरे पास किताबें नहीं हुआ करती थी, उसी तरह से उनके पास कपड़े भी उतने अच्छे उस समय नहीं हुआ करते थे। जो मिल जाता था वही पहन लेते थे, जैसा भी फटा पुराना हो ऐसा ही वो पहन लेते थे। जो वक्त पर मिला खा लिया। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहड़ों के जिम्मे था। बता रहे हैं उस समय जो भी मिला वो अपनी आर्थिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति को दर्शाते हुए बता रहे हैं कि उस समय उन्हें जो भी मिलता था, जैसा भी मिलता था रूखा सूखा वैसा ही खा लेते थे। और उन दिनों उनके गांव में ऐसी हालत थी कि उनके गांव में मरने वाले पशुओं, उनके ग्राम में जितने भी पशु मर जाते थे उन सभी को उठाकर दूसरी जगह ले जाने का काम भी चूहड़ों का था, यानी अछूत जातियों का था। जिसके घर में जो काम करता था उसके मरे हुए पशु भी उसी को उठाने पड़ते थे। अब जिसके घर में जो काम किया करता था, अछूत जातियां जो भी थी, वो तो दूसरों के घरों में काम कर कर ही अपना रोजगार चलाती थी। वही बता रहे हैं कि जिसके घर में काम किया करता था, उनके पशु अगर मर जाएं तो वही काम करने वालों को ही उठाना पड़ता था। इसके बदले कोई मेहनताना या मजदूरी नहीं मिलती थी।
और पशुओं को, मरे हुए पशुओं को उठाकर ले जाना, इसके लिए उन्हें कोई भी पैसा या फिर कोई भी मजदूरी अलग से नहीं दी जाती थी। मतलब वो उनके घर में काम कर रहे हैं तो उनके घर में जितने भी खराब काम हो या फिर कुछ भी काम हो वो उन्हें ही करना होगा, और उनके लिए उन्हें अलग से कुछ भी पैसा या फिर अलग से कोई भी मेहनताना उन्हें नहीं दिया जाता था। एक गाय, बैल या भैंस को उठाने के लिए 4 से 6 लोगों की जरूरत होती थी। जाहिर सी बात है, एक गाय हो या फिर बैल हो या फिर भैंस हो, इनका वजन इतना भारी होता है कि एक मनुष्य से तो उठेगा नहीं, तो उनके लिए कम से कम 4 से 6 लोग लगते थे। जिसका मवेशी मर जाता था उसे जल्दी लगी रहती थी, इसीलिए वह बार बार बस्ती में आकर चिल्लाता था। देर होने पर गालियां बकता था। उठाने वालों को इकट्ठा करने में अक्सर देर हो जाती थी। अब जिसका मवेशी मर गया, यानी जिसके गाय, बैल या भैंस जो भी मर गए, तो उनको बहुत ही जल्दी होती थी कि जैसे भी करके मेरा ये मरा हुआ गाय, बैल या फिर भैंस जो भी है, जो भी जानवर है, मरा हुआ मेरा ये जानवर, जल्दी से इसे यहाँ से हटा दिया जाए। सभी को जल्दी लगी रहती थी और इसलिए वो बार बार चूहों के मोहल्ले में जाते और वहाँ पर चिल्लाते कि मेरा काम जल्दी से कर दो। और देर होने पर गालियाँ बकते थे, देर होने पर उन्हें अनाप शनाप कहते थे, गालियाँ बकते थे, और उठाने वालों को इकट्ठा करने में अक्सर ही देर हो जाती थी। जो भी उठाकर ले जाएंगे जानवर को, उन्हें अक्सर ही देर हो जाती थी ये काम करने में। उनके पास और भी काम होंगे ना, तो शायद देर हो जाती थी उन्हें ऐसा ये सब काम करने में। मरे हुए पशुओं को उठाना बड़ा कठिन काम होता था। उसके अगले पिछले पैरों को रस्सी से बांधकर बांस की मोटी मोटी बाहियों से उठाना पड़ता था। इतने श्रम साध्य काम के बदले में मात्र गालियां। मरे हुए पशुओं को उठाना बहुत ही कठिन काम होता था। पशु जब जीवित होता है तभी तो वो किसी के संभाले नहीं संभलता, और जब मर जाता है तो कितना भारी हो जाता है ये अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। और उस समय मरे हुए पशुओं को उठाना इसलिए इतना उनके लिए कठिन काम होता था। उसके कैसे उठाते थे ये बता रहे हैं कि उसके अगले पिछले पैरों को रस्सी से बांधकर जो बांस होती है, उस बांस की मोटी मोटी जो बाहियां होती हैं उसमें उठाना पड़ता था। और इसने और इतने श्रम साध्य, मतलब इतने श्रम साध्य जो भी ऐसा काम है, इतना जो घृणा का काम है और किस तरह का ये काम है बता रहे हैं, इसके बदले में उन्हें मिलती थी तो बस गालियाँ। कोई मेहनताना नहीं, कोई मजदूरी के पैसे नहीं। ऐसे ऐसे कामों के लिए भी उन्हें बस गालियाँ ही मिलती थी, गालियाँ ही दी जाती थी। कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था यह सब। वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि हम कैसे समाज में रह रहे थे, कैसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर इतनी मेहनत मजदूरी करने के बाद भी ऐसा काम जो कोई नहीं करना चाहता है लेकिन फिर भी हम चूहड़े कर रहे हैं, और इसके लिए भी, इसके बदले में भी हमें कोई मेहनताना नहीं, कोई पैसे नहीं, कोई मजदूरी का कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है हमें, केवल बस गालियाँ ही बकी जाती हैं। ये सब तो बस निर्धनता का एक
तमाशा ही बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही है ना। उनके पास इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो ऐसे श्रम साध्य काम के लिए उन्हें पैसे नहीं देते हैं। मतलब उनमें तो थोड़ी सी भी दयालुता नहीं है, थोड़ा सा भी उनमें अच्छाई नहीं है कि वो अपना दयालुपन थोड़ा सा दिखाकर उन्हें पैसे दे दे। ऐसा नहीं है, पूरा एक निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था यह सब। मरे हुए पशु की खाल मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में बिक जाती थी, और वो मरे हुए पशु जो होते थे उनकी खाल, पूरे पशु नहीं बस उनकी जो खाल होती थी वो वहाँ का एक जो चमड़ा बाजार होता है जहाँ पर पशुओं की खाल चमड़ा जो होता है वो बेचा जाता है, वहाँ पर उनकी खाल बिक जाती थी। उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपए में बिकती थी, और ये खाल बिकती थी कितने में? 20 से 25 रुपए में बिकती थी चमड़ा बाजार में। आने जाने और मरे हुए पशु को उठाने की मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले 10-15 रुपए हाथ में आते थे। तंगी के दिनों में 10-15 रुपए भी बहुत बड़ी रकम दिखाई पड़ती थी। जब पशु को, मरे हुए पशु को ले जा रहे हैं उसके लिए तो कुछ नहीं, लेकिन जब उस पशु की खाल बेची जाती थी तब उसके बदले में जो 20-25 रुपए मिलते थे उसमें से भी जो पशुओं को ले जा रहे हैं उठाकर उनकी खालें निकाल दे रहे हैं, ये सब काम भी चूहड़ों का ही था कि उनकी खाल निकालना, मरे हुए पशुओं की खाल निकालना, खाल निकालने का काम भी उन चूहड़ों का ही था। निकाल देते थे, ले जाकर चमड़ा बाजार में वो बिकती थी, और इसके बदले में जो 20-25 रुपए मिलते थे उनमें से भी काट कर इन्हें 10 से 15 रुपए इनके हाथ में आते थे, इन्हें 10 से 15 रुपए दिए जाते थे। और उस समय बता रहे हैं वाल्मीकि जी कि उस जो बहुत बड़ी रकम उन्हें लगती थी उस तंगी के दिनों में भी, उस समय के दिनों में इन्हें 10-15 रुपए भी इन लोगों को बहुत बड़ी रकम लगती थी कि बहुत ज़्यादा थे उनके लिए। चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में बहुत मीन मेख निकालता था। अब जो चमड़ा खरीदता था दुकानदार वो भी अब खाल में बहुत अनबन करता था, उसमें बहुत सारी कमियां निकालता था। कट फट जाने पर खाल बेकार हो जाती थी। खाल को निकालते ही उस पर नमक लगाना पड़ता था, वरना दूसरे दिन ही खाल खराब हो जाती थी, जिसे दुकानदार खरीदने से मना कर देता था। वो खाल बेचने जब जा रहे हैं तब उसमें भी जो खाल खरीदने वाला दुकानदार है उसमें भी बहुत ही कमियां निकालता था। मतलब जैसे अगर खाल को जानवर के ऊपर से निकालते समय अगर खाल कट फट गई, थोड़ी सी इधर उधर अगर हो गई, तो उसमें उनके पैसे या तो हो सकता है काट लिए जाते होंगे या फिर खाल नहीं लेता होगा। ऐसा कुछ उस समय का उनका व्यापार था। और खाल को निकालने के साथ ही उन पर नमक लगा दिया जाता था जिससे कि खाल खराब ना हो। वो जानवर की खाल है, ऐसे ही सही बात है, वो तो निकालने के साथ ही खराब हो जाएगी, तो इसलिए उसे निकालने के साथ साथ ही उस पर नमक लगा दिया जाता था जिससे कि वो खराब ना हो और दुकानदार खरीद भी ले। और लेकिन फिर भी इसके बदले में भी दुकानदार खरीदने में बहुत ही अनबन करता था, बहुत ही आनाकानी करता था और मना कर देता था। इतना सब करते थे उस समय चूहड़े, लेकिन फिर भी उनके लिए जीवन कितना कष्टदायक था। इतना घिनौना काम करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता था और दुकानदार भी उनके साथ इस तरह से व्यवहार करता था। एक रोज ब्रह्मदेव तगा का बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर पड़ा। ब्रह्मदेव तगा एक हैं जिनका बैल है,
वो खेत से ब्रह्मदेव तक खेत से लौट रहे थे और लौटते समय रास्ते में उनका बैल गिर पड़ा, उठ नहीं पाया, मर गया। और वो बैल ऐसा गिरा कि वो फिर उसके बाद उठ ही नहीं पाया और वो बैल मर गया। कुछ ही देर बाद ब्रह्मदेव ने हमारे घर खबर कर दी। पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनेसर उस रोज किसी रिश्तेदारी में गए थे। घर पर माँ, मेरी बहन माया और सबसे बड़ी भाभी देवी ही रहती थी। जसवीर उन दिनों देहरादून में था, मामा के पास। ब्रह्मदेव तगा का जो बैल था वो रास्ते में खेत से लौटते समय रास्ते में गिर गया और गिरने के बाद फिर वो मर गया। तो तुरंत ही ब्रह्मदेव ने वाल्मीकि जी के घर पर खबर भिजवाई कि जैसे कि मरे हुए जानवरों को ले जाने का काम, उन्हें उठाने का काम चूहों का था, इसलिए ब्रह्मदेव ने वाल्मीकि जी के घर खबर भिजवाई कि उसे उठाकर ले जाना है। लेकिन उस समय उनके घर में कोई भी पुरुष नहीं थे। उनके पिताजी, उनके बड़े भाई, उनके दोनों भाई कोई भी नहीं थे। सभी एक रिश्तेदारी में गए थे और उनका जो बड़ा भाई है जसवीर वो उन दिनों देहरादून में अपने मामा के पास था। और जो उनके दो भाई और उनके पिताजी वो एक रिश्तेदारी में गए थे, अपने रिश्तेदार के घर गए थे। घर में थी तो उनकी माँ, उनकी बहन माया और उनकी भाभी देवी, इतने ही लोग थे। तो अब बात ये है कि खाल को कौन उठाकर ले जाएगा, मतलब उस बैल को, मरे हुए जानवर को कौन उठाकर ले जाएगा, आगे यही बता रहे हैं। माँ परेशान हो गई थी, बैल की खाल उतारने किसे भेजे। बस्ती में एक दो लोग थे लेकिन कोई भी उस समय जाने को तैयार नहीं था। अब उनके घर पर तो खबर भिजवाई गई है, अब उन्हें ही उठाना पड़ेगा। लेकिन अब उनकी माँ सोच रही है कि घर में तो कोई नहीं है, तो अब किसे भेजूं, जानवर को उठाने के लिए किसे भेजूं। और बस्ती में जो एक दो लोग थे वो भी उस समय उस जानवर को उठाने के लिए, उठाकर ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। वो भी मना कर रहे हैं कि नहीं, हम नहीं ले जाएंगे। तो माँ ने चाचा से बात की। वाल्मीकि जी के एक चाचा थे, वहीं पर उनके पास में रहते थे। तो माँ ने, वाल्मीकि जी की माँ ने वाल्मीकि जी के चाचा से बात की कि क्या वो ऐसा ये काम कर देंगे। तो उनके चाचा वे तैयार हो गए थे, वे तैयार हुए कि हाँ कर दूंगा, लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए, अकेले वे खाल नहीं उतार पाएंगे। जैसा कि इसमें पहले बताया गया है कि एक जानवर को अकेला आदमी तो उठा नहीं पा रहा है। तो जब उनके चाचा तैयार हो गए हैं कि हाँ ठीक है वो खाल उतार देंगे, जानवर को ले जाएंगे, लेकिन वो अकेले तो ये नहीं कर पाएंगे, तब उनके साथ जाएगा कौन। मैं उस समय स्कूल में था। माँ ने थक हार कर मुझे ही बुला लिया। और जिस समय ये सब हो रहा था कि खाल कौन उतारेगा, जब ब्रह्मदेव उनके घर पर आके उन्होंने उनके घर पर आकर बताया कि ऐसा ऐसा बात है, अब जानवर को ले जाना है। तो उस समय वाल्मीकि जी घर पर नहीं थे और वो थे स्कूल में। और माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उनके चाचा के साथ उन्हें किसी को भेजना था। तो उन्होंने लास्ट में क्या किया कि अपने वाल्मीकि जी को ही स्कूल से बुलवा लिया। माँ नहीं चाहती थी कि वह काम मुझे करना पड़े, लेकिन खाल बेचकर जो 10-15 रुपए मिलने वाले थे उन्हें छोड़ पाने की स्थिति में माँ नहीं थी। वाल्मीकि जी की माँ ये नहीं चाहती थी कि वाल्मीकि जी ऐसा कुछ काम करे जैसा कि उनके भाइयों ने, उनके पिताजी ने किया है। लेकिन उस समय उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उस समय जो खाल को बेचने के बाद, खाल को उतारने के बाद जो पैसे 10-15 रुपए उन्हें मिलेंगे वो खोना नहीं चाहती थी, वो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। इसलिए उन्होंने लास्ट में हार कर
वाल्मीकि जी को बुलवाया और उनसे ये काम करने को कहा। हारकर माँ ने मुझे चाचा के साथ भेज दिया। मेरे चाचा सोलहर महाकामचोर थे। बस सारा दिन ढोल ताशों में लगे रहते थे, मेहनत के काम से कतराते थे। यहाँ पर अपने चाचा के बारे में इन्होंने बताया है कि उनके चाचा, वाल्मीकि जी के चाचा बहुत ही कामचोर थे। सारा दिन बस ढोल ताशों में ही लगे रहते थे, इधर उधर के काम ही करते थे, कोई भी मेहनत का काम नहीं करते थे वो। और उन्हें ऐसे काम पर लगा दिया गया है, इतने मेहनत वाले काम पर। तो देखते हैं क्या हुआ। माँ को फिक्र लगी थी कि कहीं हमारे पहुंचने से पहले ही बैल पर गिद्ध या जंगली जानवर न टूट पड़े। और उधर वाल्मीकि जी की माँ ये चिंता कर रही हैं कि कहीं वाल्मीकि जी और उनके चाचा के पहुंचने के पहले ही मरे हुए जानवर, जो मरा हुआ जो जानवर है बैल, उस पर गिद्ध और जानवर ना बैठ जाएं, उसे ना दबोच, मतलब ना खा ले उसे। उसके बाद चाचा ने खाल उतारनी शुरू की। मैं उनकी मदद कर रहा था। चाचा का हाथ धीरे धीरे चल रहा था। पिताजी जैसी कुशलता उनमें नहीं थी। थोड़ी देर बाद वे थक कर बीड़ी पीने बैठ गए। अब चाचा ने खाल उतारनी शुरू तो कर दी और वाल्मीकि जी उनकी मदद भी कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर में ही वाल्मीकि जी के चाचा जी थक गए और थक कर बैठ गए और बीड़ी फूकने लगे, बीड़ी पीने लगे। और वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि उनके पिताजी की जैसी कुशलता उनके चाचा जी में नहीं थी। उनके पिताजी जिस मेहनत से और जितनी जल्दी से सब काम कर लेते हैं, उस तरह से उनके चाचा जी ऐसा नहीं कर रहे थे, बहुत ही धीरे धीरे कर रहे थे। और साथ ही में थोड़ी देर में वो थक भी गए और उसके बाद बीड़ी फूकने लगे। चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी। बोले, धीरे धीरे खाल उतारो, अकेले से तो शाम तक नहीं उतरेगी। थोड़ी देर बाद वाल्मीकि जी के चाचा जी ने वाल्मीकि जी को हाथ में छुरी थमा दी और कहा, अब तुम खाल उतारो। तब वाल्मीकि जी सोच रहे हैं कि मैं अगर अकेले ये खाल उतारूं तो शाम हो जाएगी, लेकिन ये खाल नहीं उतार सकूंगा। छुरी पकड़ते ही मेरे हाथ कांप रहे थे। अजीब से संकट में फंस गया था। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। वाल्मीकि जी ने ऐसा कभी नहीं किया और उस समय वो 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। उस समय ऐसा काम करना उनके लिए बहुत ही कष्टदायक था और बहुत ही वो दुखित महसूस कर रहे थे। और जैसे ही उनके हाथ में छुरी आई खाल उतारने के लिए, उनके हाथ कांपने लगे और सोच रहे हैं कैसे संकट में मैं फंस गया। और फिर चाचा ने उन्हें छुरी चलाने का, खाल उतारने का सलीका सिखाया। उस रोज मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। अपनी परिस्थिति बयान करते हुए बता रहे हैं कि उस वक्त मेरे ऊपर जो बीत रही थी वो मैं ही जानता हूँ। और मेरे अंदर जो भी था, मतलब जैसा लग रहा था कि मैं अंदर से टूट रहा हूँ, उनके अंदर से कुछ टूट रहा हो खाल उतारने के समय में। चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी थी। मैं जैसे स्वयं ही गहरे दलदल में फंस रहा था, जहां से मैं उबरना चाहता था। हालात मुझे उसी दलदल में घसीट रहे थे। चाचा के साथ तपती दोपहरी में जिस यातना को मैंने भोगा था, आज भी उसके जख्म मेरे तन पर ताजा है। उस समय पहली बार जब वाल्मीकि जी ने ऐसा काम किया,
एक मरे हुए जानवर की खाल उतारने के समय उन्हें जैसा प्रतीत हो रहा था, वो जैसा महसूस कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि उनके अंदर बहुत कुछ टूट गया है और वो पूरे बिखर चुके हैं। ऐसा काम उन्होंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि उन्हें करना होगा। और बता रहे हैं कि मैं जो काम नहीं करना चाहता था कभी, मुझे अपने परिवार को भी इस स्थिति में देखने में बहुत शर्मिंदगी और बहुत ही कष्ट होता था, आज मुझे वो काम करना पड़ रहा है। और बता रहे हैं कि उस समय वो जिस दलदल में फंस चुके थे, उन्हें जिस दलदल में घसीटा जा चुका था, अब उनसे वो उबर नहीं पा रहे हैं। और चाचा के साथ तपती दोपहरी में जिस यातना को मैंने भोगा, उस दोपहरी में उनके साथ जो भी हुआ, अपने चाचा के साथ उन्होंने मिलकर जो कुछ भी किया, मरे हुए जानवर के साथ में उसका खाल उतारना, ये सब उन्हें कभी भी वो भूलेंगे नहीं। और उनके जख्म, ये उनके लिए एक जख्म के समान है, एक घाव के समान है, जिससे जो अभी भी उनके मन पर ताज़ा है। ये कष्ट जो उस समय उन्हें हुआ था, जब उन्होंने छुरी हाथ में ली थी खाल उतारने के समय, वो कष्ट अभी भी उनके जिंदगी में ताज़ा है। जैसे जैसे खाल उतर रही थी, मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। खाल उतारने में हमें कई घंटे लग गए थे। चाचा ने खाल को जमीन पर फैला दिया। उस पर लगे खून को सूखी जमीन ने सोख लिया था। जैसे जैसे वाल्मीकि जी जानवर की खाल उतार रहे हैं, वैसे वैसे ही वाल्मीकि जी का खून सूख रहा है। मतलब बता रहे हैं कि उन्हें बहुत ही कष्ट हो रहा है, वो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं और उन्हें ज़बरदस्ती ये काम करना पड़ रहा है, इसलिए उनके अंदर का खून सूख रहा है। और खाल उतारने में उन्हें कई घंटे लग चुके, कई घंटे हो गए थे। और जब खाल उतारने के बाद चाचा ने खाल को पूरे ज़मीन पर फैला दिया। खाल उतारने के बाद जो रक्त, जो खून निकला, पूरे ज़मीन पर खाल को पसारने के बाद उस खाल पर लगी हुई खून पूरे ज़मीन ने सोख ली, पूरे ज़मीन की माटी ने उसे टान लिया। चाचा ने खाल को चादर में बांध दिया था, गठरी उठाकर सर पर रख ली थी। लगभग 2 मील की दूरी पर हमारा घर था। बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ रहा था। चाचा ने फिर जब खाल को पसारने के बाद, जब खाल की जो रक्त है वो सूख गई, तब खाल को चाचा ने पूरी गठरी उसको बांध लिया, एक गठरी बना लिया उसकी, और अपने माथे पर ले ली और चलने लगे। कम से कम 2 मील दूर था उनका घर। उस जगह से जहाँ उन्होंने खाल उतारी थी, उस जगह से उनका घर 2 मील की दूरी पर था, यानी कि बहुत ही दूर है। और गठरी को अपने सर पे उठाए हुए बहुत ही जल्दी चल रहे हैं। हालांकि बोझ बहुत भारी है, इसलिए जल्दी चल रहे हैं कि जल्दी से पहुंच जाएंगे। मैं हाथ में छुरी पकड़ उनके पीछे लगभग दौड़ता जाता था। और वाल्मीकि जी उनके साथ ही जा रहे हैं, लेकिन चाचा बहुत ही तेज़ी से चल रहे हैं और वाल्मीकि जी उनके पीछे उन्हें दौड़ना पड़ रहा है उनके साथ जाने के लिए। वो दौड़ कर हाथ में छुरी पकड़े हुए जा रहे हैं। बसेरा जाने वाली पक्की सड़क से हम लोग बस अड्डे के पास पहुंच गए थे और वो लगभग बस अड्डे के पास पहुंच चुके थे। कुछ देर में गठरी सिर से उतारकर चाचा ने जमीन पर रख दी थी। यहाँ से आगे तुम ले जाओ, मैं थक गया हूँ। अपने घर की ओर जाने वाली पक्की जो सड़क थी, वहाँ के बस अड्डे तक पहुँच चुके थे चाचा। वहाँ पर जाते ही उन्होंने गठरी को अपने सर से नीचे उतार दी और वाल्मीकि जी से कहा, अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब तुम ले जाओ। उस रोज मैंने चाचा से बहुत कहा, लेकिन वे नहीं माने। चाचा बस अड्डे की भीड़ पार करा दो
मेरे स्कूल की छुट्टी का समय है। वाल्मीकि जी अपने चाचा जी से बोल रहे हैं कि चाचा इस बस अड्डे की जो ये भीड़ है ये पार करा दो, क्योंकि यहाँ पर मेरा स्कूल है और अभी मेरे स्कूल की छुट्टी का समय है। उन्होंने बहुत यातनाएं की अपने चाचा जी से ऐसा कहकर, लेकिन मेरे स्कूल के सभी साथी यह ले जाते हुए देखेंगे तो वे स्कूल में मुझे तंग करेंगे। और अपने चाचा जी से बता रहे हैं, और मेरे स्कूल के सभी साथी अगर मुझे ऐसा ये ले जाते हुए देख लेंगे तो मुझे स्कूल में बहुत ही तंग करेंगे, ताना मारेंगे। मैंने गिड़गिड़ाकर रुआसी आवाज में चाचा से कहा था। वाल्मीकि जी ने अपने चाचा जी से बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए कहा, उनसे यातनाएं की कि नहीं, कृपा करके आप इस स्कूल को पार करा दीजिए, उसके बाद से मैं ले जाऊंगा। लेकिन चाचा जी ने नहीं सुनी, किंतु वे नहीं बसीजे। लेकिन चाचा जी बिल्कुल भी नहीं सुने वाल्मीकि जी की बात। गठरी उठाकर मेरे सिर पर रख दी। गठरी का वजन मेरे वजन से ज्यादा था। गठरी में जो वो जानवर की खाल थी उसका वजन वाल्मीकि जी के वजन से बहुत ही ज्यादा था, ऐसा बता रहे हैं वाल्मीकि जी। मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। वो उठा नहीं पा रहे हैं गठरी को अपने सर पर, उनसे उसका वजन नहीं सहा जा रहा है, लेकिन फिर भी मजबूरी में उन्हें उठाकर चलना पड़ा। बस अड्डे की परिचित भीड़ से मैं उस रोज जिस तरह से निकला, मेरा ही मन जानता है। एक भय लगातार मेरा पीछा कर रहा था, कोई देख न ले, कोई सहपाठी न मिल जाए। अगर कोई पूछ बैठेगा तो क्या बताऊंगा। उन्होंने मजबूरन गठरी तो अपने सर पे उठा ली और लेकर चले। और उस भीड़ से निकलते समय, उस बस अड्डे की भीड़ से निकलते समय लगातार सोच रहे हैं वाल्मीकि जी कि कहीं मेरा कोई सहपाठी, मेरा स्कूल का कोई मित्र मुझे न देख ले इस हालत में, नहीं तो मुझे स्कूल में बहुत तंग करेंगे और मुझसे पूछेंगे कि ये तुम क्या कर रहे हो, कैसा काम कर रहे हो। इस तरह से उनके मन में ऐसा भय लेते हुए उन्होंने उस भीड़ को जैसे तैसे पार कर लिया। घर तक पहुंचते पहुंचते मेरी टांगे जवाब दे गई थी। लग रहा था कि अब गिरा। गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुंचने के लिए। घर तक पहुंचते पहुंचते उनकी टांगें जवाब दे चुकी थी, मतलब उनके पैर पूरे सूज गए थे, बहुत ही दर्द हो रहा था उनके पैर में। 2 मील की दूरी थी जहां उस जानवर के खाल वो उतार रहे थे, वहां से उनके घर तक थी। बस अड्डे तक उनके चाचा जी लेकर आए। बस अड्डे के बाद बस अड्डे से लेकर उनके घर तक वाल्मीकि जी लेकर आए और यहाँ तक के सफ़र में बता रहे हैं कि उनकी टांगें जवाब दे चुकी थी और लग रहा था कि अब गिर जाऊंगा, तब गिर जाऊंगा। गांव के किनारे किनारे से चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुंचने के लिए। और गांव के किनारे किनारे से मतलब कोई उनका गांव के जो किनारे का कोई रास्ता होगा, उस रास्ते से वो चलकर आ रहे थे किनारे किनारे से। बहुत ही लंबा था वो रास्ता और चलते चलते उनके पैर इतने दुख गए थे, दर्द करने लगे थे कि उनके पैर अब उठ नहीं रहे थे। टांगें उनकी जवाब दे चुकी थी। मुझे उस हालत में देखकर माँ रो पड़ी थी। मैं सिर से लेकर पांव तक गंदगी से भरा हुआ था। कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। जब वाल्मीकि जी घर पहुंचे तब वाल्मीकि जी की माँ ने वाल्मीकि जी को देखा और देखकर रो पड़ी। उन्हें बहुत दुख हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आया, रोने लगी। और फिर उन्होंने
वाल्मीकि जी को देखा कि किस तरह से वो पूरे सिर से लेकर पांव तक गंदगी में डूब चुके हैं। उतने दूर के सफ़र में जब वो आए तो कितनी गंदगी, कितनी चीज़ों का उन्होंने सामना किया, और जब वो खाल उतार रहे थे तो उसका खून उनके पूरे कपड़े पर लग चुका था और वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। बड़ी भाभी ने उस रोज माँ से कहा था, इनसे ये न कराओ, इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। और उनकी बड़ी भाभी ने, वाल्मीकि जी की बड़ी भाभी जो थी देवी, उन्होंने वाल्मीकि जी के बारे में कहा अपनी माँ को कि इनसे ये काम मत करवाइए, हम भले ही भूखे रह लेंगे, भले ही हमें पैसे ना मिले, हमें खाना ना मिले, लेकिन इनसे ये काम कृपा करके मत करवाइए, इन्हें इस गंदगी में मत घसीटिए, इन्हें ये गंदा काम करने के लिए मत कहिए। भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। मैं उस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ, लेकिन लाखों लोग आज भी उस घिनौनी जिंदगी को जी रहे हैं। उस दिन वाल्मीकि जी की भाभी ने वाल्मीकि जी के बारे में जो कहा कि इन्हें इस गंदगी में मत घसीटिए, भले हम भूखे रह जाएंगे, लेकिन इन्हें ये गंदा काम करने को मत कहिए, ये जो शब्द थे वाल्मीकि जी को छू गए, उनके मन को छू गए, और बता रहे हैं कि आज ये जो अंधेरे में ये रोशनी बनकर चमकते हैं, ऐसा शब्द उनके लिए आज तक कभी भी किसी ने नहीं कहा था। जैसा कि उनकी भाभी ने अपनी सद्भावनाएं दिखाई वाल्मीकि जी के लिए, और ऐसे भावनात्मक पूर्ण शब्द कहें, और ये शब्द वाल्मीकि जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गुरुत्वपूर्ण थे। और बता रहे हैं कि ये शब्द अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं उनके लिए। इनसे, इस शब्द से उन्हें बहुत ही खुशी हुई थी, बहुत ही हर्ष हुआ उन्हें, और ये शब्द सुनकर उनके जीवन में बहुत ही उत्साह आया, और उस गंदगी से ये बाहर तो निकल चुके हैं अब, लेकिन सोच रहे हैं कि अभी भी तो कितने सारे लोग उसी गंदगी में जी रहे होंगे, वही सब कार्य कर रहे होंगे। मैं निकलकर बाहर आ चुका हूँ, लेकिन आज भी तो बहुत सारे ऐसे लोग हो गए वहाँ पर जो यही सब काम कर रहे होंगे। ये थी जूठन कहानी की भाग 3, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से वाल्मीकि जी अपने मोहल्ले में जो चूहोड़ों के साथ जो भी होता था, उनसे जो भी कार्य करवाए जाते थे, बहुत ही शर्मनाक थे। और एक दिन ऐसा आया कि जब वाल्मीकि जी को स्वयं यह कार्य करना पड़ा, जानवर के खाल उतारने पड़े, उसे ढोकर ले जाना पड़ा। और इस बीच उन्होंने यह भी महसूस किया कि अगर उनका कोई मित्र उन्हें देख लेगा तो क्या कहेगा। इस बीच उन्हें शर्म भी आई इस कार्य पर। और ये सब होने के बाद अंत में जब अपने भाभी के मुख से ही इन्होंने ऐसा शब्द सुना कि भले ही हम भूखे रह जाएंगे, ऐसा काम इनसे मत करवाइए, ये सबसे ज़्यादा उत्साहपूर्ण थे वाल्मीकि जी के लिए। वाल्मीकि जी का जीवन इस तरह से व्यतीत हुआ, उनका स्कूल जीवन, उनकी पारिवारिक स्थिति, उनके मोहल्ले में रहने वाले चूहोड़ों की स्थिति, स्वयं उनकी स्थिति, ये सभी बातें हमने जूठन कहानी में पढ़ी स्पष्ट रूप से। तो यहाँ उनकी आत्मकथा जूठन समाप्त हुई। थैंक यू।